कल 2 टॉपिक्स पढ़े थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हाँ जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था वो 2000 में स्टार्ट हुआ था एंड उसमें टोटल 8 गोल्स थे और उनका कंप्लीशन करना था 2015 तक। एंड जो सस्टेनेबल गोल थे वो उसके बाद स्टार्ट हुए थे, यानी 2015 से। तो उनका जो गोल अचीवमेंट ईयर था वो था 2030 और इसमें टोटल 17 गोल्स थे। और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसमें टोटल 189 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड थी एंड सस्टेनेबल में 193 कंट्रीज। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जो कि 2000 में कंट्रीज ने एक मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की और उसमें डिसाइड किए, तो उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज थे, उससे रिलेटेड कोई गोल था? कौन सा था वो बताएंगे? 7 नंबर का था मैम, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। हाँ, तो उसमें क्या क्या चीजें थी, मतलब कुछ एक दो लाइन में बता सकेंगे कि इन्वायरमेंट को किस तरह सस्टेन करना है, हमको क्या करना चाहिए उसके लिए हमको? जो भी रिसोर्सेज है जो कि रिन्यूएबल नहीं है, जिनका लॉस हो रहा है, उनको रोकना है। और जो बायोडाइवर्सिटी है उनका भी जो लॉस हो रहा है उस पर भी काम करना है। और वाटर, ये था कि प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाइड वाटर सबको अवेलेबल है, ये चीज। हाँ, इसी से रिलेटेड, जैसे कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ये दो चीजों का बैलेंस यदि सही नहीं होता है, या जो हम कंज्यूम कर रहे हैं और जो हम वेस्ट उसका प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका यदि मैनेज हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो पोल्यूशन और एनवायरनमेंट को, और खासकर जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हैं, सभी को हार्म है। तो इसका बैलेंस करना, इसको प्रॉपर तरह से मैनेज करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और जो हमने नेक्स्ट पढ़े थे, कौन से गोल्स थे वो? हाँ, SDGs जो हमने पढ़े थे वो टोटल कितने थे? 17 थे। 17। यस। तो उनमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड या जो भी फैक्टर हम एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं, इकोसिस्टम में करते हैं, तो उनमें से किस किस चीज को उन्होंने एक गोल की तरह लिया था कि इसको लेना है हमको और इसको सस्टेन करना है। मतलब इस जो भी हम चीज अचीव करते जा रहे हैं, जो भी हम बैलेंस करते जा रहे हैं, मैनेज करते जा रहे हैं, उसको वहीं तक नहीं छोड़ देना है, उसको आगे भी लेके जाना है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे और कौन कौन सा वो नंबर ऑफ गोल था? किसी को कोई ध्यान है तो बता सकते हैं। हाँ मैम, 6, 7 और 13 था। हाँ, 6th वाला कौन सा था? हाँ, 6th वाला वाटर पे था। और 7th वाला? क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी, वेरी नाइस। और 13 जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन। हाँ, उसके बाद में भी क्या था कुछ जिसको 14 भी था मैम, मरीन लाइफ के बारे में, और 15 भी था टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में। हाँ, मैरिन लाइफ पे था, टेरेस्ट्रियल लाइफ पे था, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। तो आज हम अगला करते हैं प्रोटोकॉल्स। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम, हो रही है। हाँ जी, चलिए। तो उसमें जो फर्स्ट प्रोटोकॉल आता है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल में हुआ था। कहाँ है मॉन्ट्रियल, कोई आइडिया? कनाडा। ठीक है।
तो इसमें जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि ये कब साइन हुआ, कब इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ, और किस इशू को लेकर के ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, जो होल हो रहा है वहां पर, जिसके कारण से बहुत सारी अनवांटेड अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं सन की वो धरती पे आ रही हैं और बहुत डैमेज उससे हो रहा है, ह्यूमन को भी बहुत सारा खतरा है उससे। तो उन सब्सटेंसेस को कैसे रेगुलेट करें, इसके बारे में था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि साइन हुआ 87 में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो इसका केम इनटू द फोर्स इज 89, है ना। ये ईयर जो है वो 89 है इसका। अब इसमें क्या था, ये एक्चुअली किस कॉन्फ्रेंस के बाद ये किया गया, तो पहले हुई थी वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। वियना में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएन मेंबर्स की 85 में, जिसे साइन किया गया, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कर्बिंग डैमेज ऑफ द ओजोन लेयर। मतलब फर्स्ट टाइम ओजोन लेयर पे जो डिप्लीशन है या जो डैमेज हो रहा है वो उसने ध्यान खींचा, और उसके ऊपर जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई वो वियना में हुई, एक लिमिटेड कंट्रीज के साथ में। लेकिन वर्क इन प्रोसेस या जो प्रॉपर उसका मेमोरेंडम बनाया, मीटिंग्स के पॉइंट्स बने कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, वो हुआ मॉन्ट्रियल में। तो इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या किया गया, कितनी कंट्रीज ने इसमें लिया पार्ट, और क्या क्या डिसाइड किया गया कि प्रोटोकॉल ये जो ओजोन लेयर है इसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीजें थी वो हम देख लेते हैं कि इट फेजेस डाउन द यूज ऑफ ओडीएस। ओडीएस से क्या मतलब निकलता है? अरे हम क्या पढ़ते हैं? ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, है ना। तो उसका प्रोडक्शन और जो कंजम्पशन है वो हम कैसे कम करें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए ये कुछ चीजें इन्होंने बताई कि भाई फर्स्ट जो है हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स, मतलब ये हाइड्रोजन रिलेटेड जो सब्सटेंसेस हैं, फिर अदर फुल्ली हैलोजनेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी एक ही फॉर्म में नहीं होते हैं, ये अलग अलग फॉर्म में, जैसे हैलोजनेशन हो गया, उसका हैलोजन उसमें मिक्स हो गई तो कुछ और बन गया, है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, ये सारे जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जो चीजें हैं जो कि अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच के ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाती हैं। क्योंकि इसका रिएक्शन कुछ याद है आपको कि किस तरह से हार्म करती है ये ओजोन लेयर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? सेकेंडरी दो है ना? हाँ, सेकेंडरी तो बन जाएगा, और उसके बाद में वो ऊपर जाकर के फिर क्या करता है, मतलब किस तरह से, चलिए इसको बाद में कि हम बाद में जो क्वेश्चंस लेंगे उसमें भी ये आएंगे, तो तब देख लेंगे इसको। और फिर है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोजन भी यदि इसमें हो जाए इंक्लूड, और मिथाइल ब्रोमाइड, है ना, और सिर्फ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये सारी ही जो चीजें हैं जिसमें क्लोरीन हो, ये ऊपर जाकर के जो है अलग हो जाती हैं, और फिर ओजोन लेयर को भी अलग कर देती हैं। ओजोन क्या है? O2+O है, तो इसको अलग कर देंगी तो ओजोन का जो लेयर है वो मतलब डिप्लीट हो जाती है, खत्म सी हो जाती है। जो किसको अब्सॉर्ब करती है? जो हार्मफुल रेजेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि सन से आते हैं, उनको एब्सॉर्ब करती है। अब इसके लिए जो फंड है सबके पास, सभी कंट्रीज के पास उतना फंड नहीं होता है। सो द मल्टीलैटरल फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज सेट अप इन 1991। इसके लिए फंड बनाया गया कि भाई यदि आप इसका प्रोडक्शन कम करते हो, कंजम्पशन कम करते हो, तो उसके लिए आपको कुछ मशीनरी या कुछ सिस्टम ऐसा फैक्ट्रीज वगैरह में लगाना पड़ेगा, ताकि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज होने से एटमॉस्फेयर में
बचा सके। तो इसके लिए एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए जो कि कॉस्टली होता है, तो हर कंट्री इसको नहीं अफोर्ड कर सकती। तो डेवलपिंग कंट्रीज को या जिन भी कंट्रीज को ज़रूरत है लेकिन फंड नहीं है, उनको जो है ये फंड रेज करें और उनको ये हेल्प करें। तो ये चीज़ भी इसमें थी। फिर एक किगाली अमेंडमेंट है जो कि इसी प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एमिशन को और रिड्यूस करने के लिए, जो कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज के लिए भी जिम्मेदार है। अब क्योंकि ये जो ओजोन के ऊपर जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई और साइन हुई वो सितंबर 16 को हुई थी, तो इसलिए वर्ल्ड ओजोन डे जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में हुआ रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ, ब्राजील में 1992 में। अब इसमें बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं और कंट्रीज हैं उन्होंने भाग लिया। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये जो भी प्रोटोकॉल आज हम पढ़ रहे हैं ना, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि क्या नाम है, किस ईयर में हुआ, क्या इनका एजेंडा था, किसके ऊपर ये हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक करंट अफेयर्स के तौर पे, जीके के तौर पे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ थे हम। तो इसको रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के नाम से भी जाना गया। सिर्फ अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, रियो समिट भी बोलते हैं, अर्थ समिट भी बोलते हैं। तो it's a major United Nations conference which is held in Rio de Janeiro, और ये कब से कब तक हुआ, 3 से 14 जून तक हुआ। इसमें 172 गवर्नमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया with 116 sending their heads of state और गवर्नमेंट, मतलब कुछ लोगों ने अपने हेड्स को भेजा, कुछ और भी जो एसोसिएशंस होते हैं, एनजीओज होते हैं जो कि ये काम करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इन सब तरह के समिट में। तो इसमें इसको बेसिकली अर्थ समिट कहा गया। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली गई कि कुछ डिक्लेरेशन किए गए एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे। इसको बोला गया एजेंडा 21, क्योंकि 21 इसमें प्रिंसिपल्स जो थे वो थे, और उसमें फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी थे। तो इन शॉर्ट यदि हम कहें तो ये 27 प्रिंसिपल्स दैट वर सपोज टू गाइड कंट्रीज इन फ्यूचर फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पूरा ओवरऑल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या प्लानिंग हम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर था बेसिकली। तो एजेंडा 21 इज एन एक्शन प्लान कंसर्निंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट इट इज नॉन बाइंडिंग। नॉन बाइंडिंग का मतलब ये है कि कंपल्शन नहीं था हर कंट्री को, जैसे कि ओजोन के लिए एक थोड़ा सा बाइंडिंग था कि नहीं आपको खत्म करना ही है कुछ एमिशंस जो है गैसेस का, वो इस लेवल तक आपको खत्म करना है, अदरवाइज डिप्लीशन जो हो रहा है ओजोन का वो ओवरऑल सबको अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये जो एजेंडा 21 ये लेके आए अर्थ समिट में, ये नॉन बाइंडिंग था। इट डिपेंड्स, आप अपने जो एरिया है या जो कंट्री है अपने नीड और उसके हिसाब से इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप माने, कुछ चीज़ें आप छोड़ दें जो कि आपके लिए अलाउ, मतलब कहना चाहिए ज़रूरत नहीं है जिसकी आपको, उसको आप छोड़ भी सकते हैं। द फॉरेस्ट प्रिंसिपल इज फॉर्मली कॉल्ड नॉन लीगली बाइंडिंग अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर अ ग्लोबल कंसेंसस मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। सारे टाइप के फॉरेस्ट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, वो भी जो है नॉन बाइंडिंग ही थे। डिपेंड करता है कहीं फॉरेस्ट है कहीं नहीं है, किस टाइप का फॉरेस्ट है ना, उसको उसमें आपको यदि नीड है तो आपको उसको थोड़ा सा काटना भी है, या उसमें कुछ हैबिटेट्स हैं नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स बना सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। And it makes many recommendations for conservation and sustainable development, forestry, and it is non-binding, ठीक है। उसके बाद में आया क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी इम्पोर्टेंट है।
ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी था जो कि एक्सटेंशन वर्जन ही कह लीजिए आप 92 जो अर्थ समिट था उसका। और क्योटो जो है वो जापान में है। इसमें भी यूनाइटेड नेशंस, एक ये टर्म आप याद रखेंगे, UNFCCC, 3 बार सी है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो बॉडी है इसको याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत सारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे इन्होंने रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, है ना, ये सब किए हैं। और लोगों को या गवर्नमेंट्स को, कंट्रीज को अवेयर किया है कि आपको क्या क्या काम इसमें करना चाहिए। That commits state parties to reduce greenhouse gas emission। पहली चीज कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। And scientific consensus that global warming is occurring and that human made CO2 emissions are driving it। क्योंकि जो human made कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही ज्यादा है और बढ़ती चली जा रही है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन करने वाली चीजें हम खत्म करते जा रहे हैं। और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लो, ये सब बढ़ता चला जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है, जो रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज जो है ग्लोबल वार्मिंग गैसेस में, वो बढ़ती चली जा रही है। सो क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो विच इज इन जापान। एंड ये जो प्रोटोकॉल हुआ वो हुआ 11th of December 1997 को and entered into force on 16th of February 2005। तो इतना समय जो है उसको उस पे काम करने के लिए लग जाता है। सब कंट्रीज का जो कोलैबोरेशन है कि आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन में इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एंड देयर वर 192 पार्टीज, है ना। इसमें पहले 3 थे, फिर कनाडा ने विड्रू कर लिया इस प्रोटोकॉल से, तो 2012 में। तो इसके बाद में जो है 192 जो कंट्रीज हैं वही इस प्रोटोकॉल में अभी इसको फॉलो कर रही हैं। और ये जो था ये एक्सटेंडेड है 2020 तक था। इसका जो पीरियड था क्या था, ये अभी हमने पढ़ा कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कम करना है। तो अभी हमने बात की कि 16th of Feb 2005 से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और ट्रीटी जो है वो क्या कहती है, अगेन ये किसने बनाया, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, to combat global warming by decreasing greenhouse gas concentrations in the atmosphere। कौन कौन सी गैसेस हैं इसको एक बार फिर से देख लेते हैं हम कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन CH4 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं HFC, एंड पर फ्लोरोकार्बन्स भी हैं PFCs, इसी का कुछ प्रोडक्ट है। एंड एक और हमने टर्म पढ़ी थी सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। हालांकि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन ये होती बहुत कम है, इसीलिए इस पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में एक और एग्रीमेंट आया जिसको कहा गया पेरिस एग्रीमेंट। इसको बोला गया COP21 क्योंकि इसमें 21 पॉइंट्स थे। COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो 21 याद रखेंगे, COP21 पेरिस एग्रीमेंट। अब ये किसके लिए था, ये भी जो है इसी जो फ्रेमवर्क है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसी के अंदर में था। और ये मल्टीलेटरल एग्रीमेंट इसमें किया गया। इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखने की है कि 196 कंट्रीज इन्होंने कहा कि भाई थी उसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP21 पेरिस में, और ये दिसंबर 2015 में हुआ। The objective of this Paris Climate Accord was to achieve the long-term temperature goal। इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, उसका टेम्परेचर जो है 1 to 1.5 या मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो countries aim to reach that global peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible, क्योंकि to achieve the climate neutral world by mid of the century, मतलब कि 2050 तक जो है इससे कम टेम्परेचर राइज हो, इतना एमिशन
हमको करना है, बहुत बढ़ाना नहीं है बल्कि कम 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 करते जाना है और उसको सस्टेन करना है. The main goal of Paris Climate Accord is to limit global warming to well below 2 degrees Celsius, preferably limit to 1.5 degrees Celsius compared to pre-industrial levels. पहले कुछ ज्यादा हो रहा था तो उसको हमको कम करना है. तो अब इसमें क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि कब साइन हुआ था, तो 22 अप्रैल 2016 को ये पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था. 195 कंट्रीज इन्होंने साइन किया था और इसमें ये है कि यूएस प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प, ही हैज अनाउंस्ड कि वो विड्रॉ करना चाह रहे थे. हिज इंटेंशन टू विड्रॉ फ्रॉम एग्रीमेंट बाय 2020 तक वो विड्रॉ कर लेना चाह रहे थे. अब बाद में क्या हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं. द गोल ऑफ दिस पेरिस एग्रीमेंट वो क्या है, अभी तक हमने पढ़ लिया कि ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमें करना है. और confirm the obligation that developed countries have towards developing countries by providing them financial and technological support. क्योंकि इतना easy नहीं होता है, सभी को बढ़ना है आगे, सभी के यहाँ पे vehicles हैं, सभी countries के पास में industries हैं और वो बढ़ ही रही हैं. तो उसका जो ये waste है इन gases के terms में, green house gases के terms में वो निकलना है. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी इक्विपमेंट्स या कौन सी चीज़ें वो लगाएं तो वो कॉस्टली पड़ती हैं. और क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ हम एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, हालांकि अभी हमें नहीं पता चल रहा कि उसका फ़ायदा क्या होगा, बट लॉन्ग टर्म में जो कंसिक्वेंसेस सब फेस करेंगे उससे बचने के लिए इट्स बेटर कि हम अभी पैसा खर्च कर लें. लेकिन अभी उनके पास नहीं है तो किसका ये बनता है दायित्व कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज का बनता है. दे आर हैविंग much stronger financial and economical condition, तो फिर वो उनको हेल्प करें और टेक्नोलॉजी भी उसको दें कि किस तरह से वो इनको गैसेस को बाहर निकलने से रोक सकते हैं. तो इस एग्रीमेंट को जो है वो 2020 भी बोला गया क्योंकि 320 इसका टारगेट था. पहला टारगेट ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो 20% तक हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि एकदम से ये चीज़ें नहीं होगी, इतनी हाई फाई मशीनरी नहीं हो सकती कि वो बिल्कुल ही कम कर दे उन एमिशंस को. तो धीरे धीरे ये करेंगे. तो 20% तक आपको कम करना है. कौन? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड वर्क ऑन इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट. जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उनके ऊपर आपको 20% बढ़ाना है, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्सेस यदि हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक जो हमने पढ़ा कि इसमें पॉल्यूशन जो है वो बहुत बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, तो उस पे जोर हमको देना है. फिर टारगेट टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी बाय 20%. तो एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो 20% को बढ़ाना है. इस तरह से आप एनर्जी को यूज़ करें कि वो वेस्ट में ना हो, बल्कि एफिशिएंटली आप 20% ज़्यादा तक उसको एफिशिएंटली उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये टारगेट्स 2020 का है, इसको भी आप याद रखेंगे. एंड व्हाट इज नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी क्या है? तो इट मीन्स द कंट्रीब्यूशन दैट नीड टू बी डन बाय ईच कंट्री टू अचीव द ओवरऑल ग्लोबल गोल. ये सारे ग्लोबल गोल जो हमने अभी तक पढ़े हैं, इनको अचीव करने के लिए सब कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है, क्योंकि तभी ग्लोबली जो है एनवायरनमेंट जो है अच्छा हो सकेगा. क्योंकि ये एनवायरनमेंट ऐसी चीज़ है जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अर्थ में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है. अब आप देखो एल नीनो का इफेक्ट जो पैसिफिक सी में है, जो कि साउथ अमेरिका के उस तरफ है, लेकिन उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है. तो इस तरह से हर चीज़ का इफेक्ट पड़ता है. तो इट्स नॉट अ लोकल इशू या एक कंट्री का इशू नहीं है, एक कॉन्टिनेंट का इशू नहीं है, ये पूरे अर्थ का इशू है. पूरे ग्लोबली इस पे ध्यान देना जरूरी है. द कंट्रीब्यूशन नीड टू बी रिपोर्टेड एवरी 5 years टू UNFCCC. तो 5 years में आपको रिपोर्ट करना है आपने कितना किया, कितना रिड्यूस किया, या आप में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब चीज़ें.
द कंट्रीब्यूशन आर नॉट लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब कोई फोर्स फुली आपको ये नहीं करा सकता है। ऑब्वियसली ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, हर कंट्री की, हर कॉन्टिनेंट की। So the goal is to make sure that all countries have access to technical expertise and financial capability to meet the climate changes. सबको इस तरह पे इंश्योर करना कि सभी कंट्रीज आपस में हेल्प करें, जिसके पास जो रिसोर्स हैं, जो फैसिलिटी है, जो टेक्नोलॉजी है, फंड है, वो शेयर करें ताकि ग्लोबली इसको हम अचीव कर सकें गोल्स को। अब इंटरनेशनल सोलर एलियंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इट इज रिलेटेड टू इंडिया। इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो है वो एक्शन ओरिएंटेड, मतलब कि इसको एक्शन में जल्दी से जल्दी लाने के लिए, ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज बना दी और वो करेगा नहीं। इम्प्लीमेंटेशन इसका जो है फास्ट हो, मेंबर ड्राइवन, मतलब जो मेंबर्स हैं वही इसके लिए काम करेंगे, कोलैबोरेटिव मतलब आपस में हेल्प करेंगे, फॉर इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। जो भी सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी है, जो भी हम उस सोलर एनर्जी से ले सकते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, किस चीज़ों में हम उसको यूज़ करेंगे, क्या उसकी टेक्नोलॉजी होगी, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। So its basic motive is to facilitate energy access and ensure energy security and drive energy transition. किस तरह से हम कन्वर्ट करके उसको यूज करेंगे विद इन द मेंबर कंट्रीज। अब ये जो कंसीव्ड किया ये एक जॉइंट एफर्ट था इंडिया और फ्रांस का, टू मोबिलाइज एफर्ट्स अगेंस्ट क्लाइमेट के अगेंस्ट जो भी मतलब चीजें हो रही हैं उनको ठीक करने का एक स्टेप है। climate change through the deployment of solar energy solutions. Vision क्या था? Let us together make the sun brighter. Sun brighter मतलब ये कि sun तो already बहुत bright है, लेकिन उस sun की brightness को यदि हम use करें, उसकी energy को convert करके अपने काम में, और ये जो pollution है जो खत्म हो रहा है, तो sun जो है वो बहुत अच्छे से हम तक पहुंचेगा, जो पोल्यूशन है वो थोड़ा कम होगा, और क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स हम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली जो पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं वो कम होंगे। तो सन, लेट्स मेक द सन ब्राइटर, इसका ये मीनिंग निकलता है। मिशन एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। सब घरों में लाइट हो, और ये इसका एक मिशन है। हेडक्वार्टर जो है ये इसका इंडिया में ही है और वो गुरुग्राम में है। मेंबर नेशंस कितने हैं? 106 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इसको साइन किया, और 106 नेशंस में से 86 ने इसको साइन किया एंड रेटिफाइड द ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। उसके बाद में ये है कि ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर एलिजिबल टू जॉइन दिस ISA। यूनाइटेड नेशन का कोई भी मेंबर कंट्री है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। अब ऑब्जर्वर स्टेटस टू इंटरनेशनल सोलर एलियंस कौन करेगा? इसका ऑब्जर्विंग स्टेटस कौन रखेगा? तो इसके लिए एक बॉडी बनाई है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। दिस हैज ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस टू इंटरनेशनल सोलर एलियंस। तो ये प्रोटोकॉल यहाँ खत्म होते हैं। उसके बाद में हम आगे पढ़ लेते हैं कि नेशनली हम क्या क्या काम कर रहे हैं। इसमें नेशनल एक्शन प्लान। मैम एक बार ऑब्जर्वर का वो फिर से दिखा दीजिए स्लाइड में। ये देखना चाह रहे हो? यस मैम, जस्ट मिनट। ओके, थैंक यू मैम। ओके, अब हम अपने कंट्री पे आते हैं कि हम इसमें क्या क्या काम कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये वर्ड आप याद रखेंगे, एब्रिविएशन ये किसका है? NAPCC। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये कब बना? तो जून 2008 में इसको बनाया गया। व्हाट वाज द नीड? क्या जरूरत थी भाई इसको बनाने की?
तो एज पर द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2018 में जो आया इंडेक्स की ये जो समिट्स हुए उसके बाद, तो इंडिया इज द 12th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री दैट गेट्स इम्पैक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से 12th कंट्री है जिसको कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। ठीक है, एवरी ईयर 3570 डेथ्स जो हुई हैं इंडिया में वो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट के कारण हुई है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, माइनस, प्लस, या फिर फ्लड्स, है ना, ये सारी चीजें, मतलब एक्सट्रीम रेन और इन सब की वजह से इतनी जाने गई हैं। एवरेज है ये, कभी इससे ज्यादा कभी इससे कम भी हुआ है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो क्या क्या इन्होंने प्लान्स बनाए हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना आपको जरूरी है। टू मिटिगेट दिस क्लाइमेट चेंज को, ये जो इतनी एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है हम सबको, इसको किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से रिड्यूस किया जाए। तो उसके लिए जो फर्स्ट है वो है NWM, दैट इज द नेशनल वाटर मिशन। उसके बाद में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम एंड नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, NMSKCC। तो ये छोटे छोटे मिशन जो है रीजन वाइज भी बनाए गए, ग्लोबली नहीं कहूँगी, विद ऑल ओवर द कंट्री इम्प्लीमेंट हो, वो भी बनाए गए। सोलर मिशन बनाया गया है ना, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी बनाया गया, सस्टेनेबल हैबिटेट इस पे बनाया गया, एग्रीकल्चर के ऊपर बनाया गया, और ग्रीन इंडिया मिशन, ये जो लेटेस्ट है ग्रीन इंडिया मिशन, ये बनाया गया। कब कब ये लॉन्च हुए उसको हम प्रपोज बजट को ध्यान रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ईयर ऑफ लॉन्च इसको ध्यान रखेंगे तो भी काफ़ी है। ये जो वाटर मिशन है ये 2011 में बनाया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं, जो कि लाइफ लाइन है बहुत सारे स्टेट्स की, वो वहीं से निकलती हैं, और यदि वहाँ का टेम्परेचर गड़बड़ हो जाएगा हिमालय का तो बहुत डिजास्टर हो सकता है अभी भी और फ्यूचर के लिए भी। तो इसलिए इसके लिए अलग से स्कीम्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिमालयन इकोसिस्टम एंड नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज ये बना 2010 में, और 2014 में सोलर मिशन जो बना 2010 में बना, और इनहैंस्ड एनर्जी इफिशिएंसीज के लिए 2010 में बना। 4 मिशन बने ये हिमालयन के लिए, फिर सोलर मिशन बना, एनर्जी के लिए बना, सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए बना, और एग्रीकल्चर के लिए 2012 में बना, और ग्रीन इंडिया मिशन ये लेटेस्ट 2014 में बना। अब चैलेंजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं नेशनल एक्शन प्लान के लिए जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए बनाए गए। तो ये जो पॉलिसीज बनी दे आर फॉर्मुलेटेड इन हेस्ट का मतलब तो थोड़ा जल्दबाजी में, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डिले इन द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्रीज, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सेक्टर एक उसके ऊपर यदि कोई स्टैंड लेता है तो उसको पूरे सिस्टम से पास होना पड़ता है ऊपर तक, तब जाके कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। और यदि कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन लग जाए, कोई रुकावट आ जाए तो फिर वो चीज़ वहाँ पे पेंडिंग हो जाती है। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिले हुआ इन द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्रीज, एंड देयर वाज अ चेंज इन गवर्नमेंट एट द सेंटर, उसका भी एक रीज़न है। एंड द मॉनिटरिंग सिस्टम वाज इनइफेक्टिव, क्योंकि हर कोई भी स्कीम आप लाते हो उसके लिए एक प्रॉपर बॉडी बनानी पड़ती है, कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा, कौन उसको देखेगा, और कौन उसका फॉलो अप लेगा, है ना। एक चेक रखना भी जरूरी है कि कोई चीज कहीं हुई है, नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, कितनी हुई है, कितनी उसको होनी चाहिए। तो ये सब के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम, और मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। यदि वो लूज है, यदि उसमें कुछ इश्यूज हैं, तो कभी भी प्रॉपर तरीके से जो भी खर्चा किया जा रहा है या जो भी चीज़ें, जो एफर्ट लगाया जा रहा है ना,
सिस्टम को पूरा मैनेज करने के लिए वो सारा फेल हो जाता है। यदि मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छी है तो प्रॉपर चेक होगा तो सब चीजें पता चलेंगी, कहाँ पे क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है और कब तक उसको होना चाहिए, ये सारी चीजें। एंड बजटरी सपोर्ट वाज वेरी लिमिटेड, बजट भी इसके लिए होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लिमिटेड है, तो इसलिए काम उतना प्रॉपर नहीं हो पाता, ये हमने देख लिया था। अब हम इंडिया की ही और जो स्कीम्स हैं उसको देख लेते हैं। मैं दूसरा फाइल शेयर करती हूँ आपके साथ। ये वही होगी। शेयर हो रही है आपको फाइल? यस मैम। एक मिनट, ये ठीक से शेयर नहीं हो रही है। अब हो रही है? Yes, ma'am. Share. ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारी स्कीम्स हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको याद रखने में भी दिक्कत होगी। आपको ये स्कीम का नाम और वो किस चीज़ के लिए थी ये आप याद रखिए। जैसे कि ये जो फर्स्ट स्कीम हम पढ़ रहे हैं, अमृत धरोहर स्कीम, तो ये किसके लिए था? ये वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए था। वेटलैंड्स कौन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? जहाँ पर पानी या नमी ऑल थ्रू ईयर रहती है, तो वहाँ पर एक अलग इकोसिस्टम डेवलप रहता है और मॉइस्चर बनी रहती है और बहुत चीज़ों में जो है उसका रहना ज़रूरी है, क्योंकि ड्राई हो जाएगी लैंड तो उसके अपने कंसिक्वेंसेस होंगे। तो 30% जो है वेटलैंड इन द पास्ट 3 डिकेड्स जो है वो हम खत्म कर चुके हैं अब तक। तो उसका रीजन क्या है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं जो ह्यूमन जो हम करते हैं, जो भी हम यूज कर लेते हैं कोई भी चीज और फिर उसको ध्यान नहीं रखते आगे कि कैसे बढ़ाएं, कैसे प्रिजर्व करें, बस यूज किया उसको छोड़ दिया है ना, एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तो उसके कारण जो है बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें हम तबाह कर चुके हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं उनके ऊपर, तो फिर वो लैंड खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये कंजर्व करने के लिए ये स्कीम लाई गई, अमृत धरोहर स्कीम। ठीक है, और ये 3 साल में जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब दिस की स्कीम विल इंक्रीज इको टूरिज्म। अब यदि वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स का मतलब है जो छोटे मोटे तालाब हैं या झील है, लेक्स बन जाती है ना, उनको प्रिजर्व करना, उसमें पानी आए, क्योंकि झील और ये कंस्टेंट वाटर होता है, ठहरा हुआ पानी होता है जो कि लैंड बाउंडेड होता है। तो वहां पर यदि पानी आता रहेगा बारिश का या कभी, तो वो मेंटेन रहेगी वो चीज। तो यदि वो मेंटेन है तो वहां पर आप टूरिज्म डेवलप कर सकते हो, है ना। और टूरिज्म डेवलप होने से बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, लोगों को अवेयरनेस आती है, उनको एक जगह मिलती है जाने के लिए और नेचर के पास रहने के लिए, है ना। और लोकल जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए वो एक इनकम जनरेशन का साधन बनती है। तो टू अचीव दिस 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, these goals were adopted by India along with other UN members, जो हमने अभी कल पढ़ा था। तो उसके अंतर्गत जो है वाटर प्रिजर्वेशन
के अंतर्गत आप ले सकते हो, लैंड प्रिजर्वेशन के अंतर्गत, टेरेस्ट्रियल में भी ले सकते हो इसको। तो इस तरह से ये एक स्कीम हुई। मिष्टी स्कीम जो है वो मैनग्रोव प्लांटेशन के लिए थी। मैनग्रोव जो होते हैं ये कोस्टल एरिया में जो रिवर के पास हो सकते हैं, वेटलैंड के आसपास हो सकते हैं, प्लांटे ये एक श्रब्स और स्मॉल ट्रीज होते हैं जो कि उस शोर को कहना चाहिए कि प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ की सॉइल को, और रिवर को एक पैसेज देते हैं डेजर्टेशन से, जो है डेजर्टिफिकेशन से जो है वो बचाते हैं। तो और एक उनमें भी एक इकोसिस्टम रहता है, उसमें भी प्लांट्स, और इन प्लांट्स पे कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म स्पीसीज वो सरवाइव करते हैं। तो इसलिए इनका भी जो है प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन जो है वो जरूरी है। मैनग्रोव जो है इट कवर्स 0.15% ऑफ द टोटल इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया, ये डेटा हमें बताता है। मतलब कि ये हो गया करीबन 4000, मतलब करीब करीब मान लीजिए 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया जो है वो मैनग्रोव कवर करता है। बंगाल में ही खुद करीबन 42.45% जो है इंडिया का मैनग्रोव है। तो वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन एरिया है वो एरिया में मैक्सिमम जो है मैनग्रोव्स हैं। तो इसका जो है इसको प्रोटेक्ट करना और कोस्ट लाइन में इसको डेवलप करना, ये जो है ये कोस्टल एरियाज में है, आंध्रा में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, अंडमान में, है ना, गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर ये खासकर हैं। तो इसके लिए जो स्कीम है ये मिष्टी स्कीम है, ये भी आप याद रखेंगे। मिष्टी स्कीम किसके लिए है? तो टू प्रिजर्व मैनग्रोव फॉरेस्ट। फिर एक अर्थ गंगा है जो कि रिवर्स के लिए है। तो अर्थ गंगा का ये इन्होंने दिया स्लोगन, बहती गंगा बढ़ता जीवन। तो ये जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है वो इसको हैंडल करती है, अर्थ गंगा। और ये अंडर किस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है? नमामि गंगा प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, जिसमें ये कहा गया कि उसको साफ रखना, और ये तो इसका एम है ही है, लेकिन साथ साथ में वो जो उसके शोर्स हैं वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाए बैंक्स ऑफ द रिवर पे, तो और भी ज़्यादा जो है उस जगह का इम्पोर्टेंस होगा, उसको हम फायदा भी ले सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। फालतू की जो कहना चाहिए कि इलीगल एक्टिविटीज होती हैं या फिर कचरा और गंदगी उसमें जाया जाता है, क्योंकि यदि आप उसको डेवलप कर देंगे तो गंदगी और वो सब जो लोकल सीवेज से आती हैं उससे बचाया जा सकता है। सो अंडर अर्थ गंगा द गवर्नमेंट इज वर्किंग एट 6 लेवल्स। कैसे कैसे? एक तो उसको केमिकल फ्री करना है, केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए भी जो उसका कोस्टल शोर वाला जो एरिया है उसमें जो फार्मिंग होती है उसको जैसे कल हमने पढ़ा था कि पेस्टिसाइड्स हम यदि यूज करते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, तो क्या होता है वो अर्थ भी एब्जॉर्ब कर लेता है उसको पूरा का पूरा, और वो जो जमीन है उसमें जो केमिकल्स आपने डाले वो वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है, वहाँ के जो लाइफ है उसको पूरे को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसकी फर्टिलिटी को खराब करती है, और साथ साथ पानी के साथ ये रिवर में भी आ जाती है। तो इसलिए यदि हम उसके आसपास के एरिया में केमिकल फ्री यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, काउ डंग या जो भी ह्यूमन वेस्ट या जो भी वेस्टेज है ऑर्गेनिक मैटर उससे मैन्योर बना के उसको यूज करें, और इसके लिए एक और उन्होंने गोवर्धन योजना बनाई, काउ डंग यूज एज ए मैन्योर, तो उससे भी जो है उस लैंड का प्रिजर्वेशन होगा। फिर स्लज एंड वेस्ट वाटर जो है उसको रीयूज करके, है ना, उसका एक प्लांट्स लगाए जाएं, है ना, जिनमें कि जो भी स्लज आ रहा है या वेस्ट वाटर आ रहा है, इंडस्ट्री का हो सकता है, सीवेज का हो सकता है ना, जो हम घरों से निकालते हैं गंदा पानी वो हो सकता है, उसको ट्रीटमेंट करके और फिर वो इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए या रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो यूज करें। तो एक ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, एक केमिकल फ्री फार्मिंग हो गया, और फिर अर्थ गंगा विल आल्सो इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड जनरेशन बाय क्रिएटिंग हार्ट्स,
मतलब वो शोर एरिया में आपने देखा होगा कि जो लोकल नदियां हैं जहाँ से जिस भी शहरों से गुजर रही हैं वो, तो वहाँ पे नाले और जो जो भी सिटी या उसका जो गंदा इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो उसी में जाता है। तो अब ये किया जा रहा है कुछ सालों से कि उस शोर को ब्यूटीफाई कर लिया जाए, वहाँ पार्क्स बना दें या रनवेज बना दें, है ना, गार्डन बना दें, तो वहाँ पे लोग आएंगे, घूमेंगे, फ्रेश एयर लेंगे और कुछ जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह से कुछ हार्स मतलब वो कुछ चीजें अपनी बेच सकते हैं, क्योंकि लोग जहाँ आएंगे वहाँ पे जो लोकल प्रोड्यूस है उसको, जो लोकल पीपल है उसको बेच सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट, आयुर्वेद की कुछ शॉप्स खोल सकते हैं। तो इस तरह से ये स्कीम इसी के अंतर्गत में आएगी। And fourth is to increase public participation by increasing coordination among the stakeholders associated with the river. कुछ जो लोग हैं जो रिवर के लिए काम करना चाहते हैं, है ना, उनमें पैसा लगा सकते हैं या उससे उनकी लाइवलीहुड चलती है, तो उनको भी उस स्कीम में हम इंक्लूड कर लें ताकि उनका भी पार्टिसिपेशन मिले। उनके पास यदि जो मैनुअल पावर है वो हम यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के फायदे के लिए है, तो उनकी हेल्प से हम इसको और बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ जो है टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म। एक तरह से टूरिज्म स्पॉट, यदि कोई जगह है, कोई स्पॉट है, तो उसको एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी कल्चरल हेरिटेज के रूप में भी उसको डेवलप कर सकते हैं और इससे जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और उसका ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगा, प्लस जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर यदि अलाउ करता है वो पर्टिकुलर रिवर का जो साइट है, तो उसमें बोट टूर्स भी कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, योगा एक्टिविटीज जो आश्रम्स हैं या स्कूल्स हैं योग के वो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से भी बहुत अच्छे से इसको यूज किया जा सकता है। एंड द फाइनल मॉडल सीक टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बाय एम्पावरिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बेटर वाटर गवर्नेंस। वहाँ पे कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बना दें जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के से मिल करके जो है वाटर गवर्नेंस के लिए काम करे। तो नमामि गंगे जैसे हमने देखा कि बहुत सारी स्कीम्स इसके अंतर्गत चल रही हैं, तो ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम मतलब इसके अंडर में बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो चल रहा है, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर गंगा रिवर, इट्स ऑल रिवर्स, इज अबाउट ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, है ना। हर जगह जहाँ पर भी जो भी स्टेट्स हैं या यूटीज हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करें और अपने लोकल जो रिवर है जो वहाँ पे है उसको इस तरह से उसका ब्यूटिफिकेशन कर ले और यूजफुल बनाए और पॉल्यूशन को कम करे, कंजर्व करे उसको, है ना। कंजर्वेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा, ये तो है ही है एक प्रोजेक्ट, लेकिन दूसरे रिवर्स के लिए भी है, और ये किसने ओपन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ठीक है, तो ये चीजें हम याद रखेंगे। Main pillars of Namami Ganga program are as follows: river front development, river surface cleaning, or biodiversity and afforestation. अब अभी तक हमने बात की फॉरेस्ट और रिवर और वाटर सब की। अब हम बात करेंगे कि नेशनल पार्क्स में अभी जो कुनो नेशनल पार्क है उसमें जो है चीता, जो एशियाटिक चीता है वो करीब करीब इंडेंजर्ड एनिमल में आ गया, मतलब वो करीब करीब खत्म होने लगे। तो साउथ अफ्रीका यानी कि नामीबिया जो साउथ अफ्रीका में है, वहां से 8 चीता जो है वो सितंबर 17 को उस कुनो नेशनल पार्क में जो है वो छोड़े गए। तो इससे जो है उनके जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाया जाए, ये एक प्लान है। एशियाटिक चीतास बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस, श्रिंकिंग
प्रे बेस और क्लाइमेट चेंज, है ना, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से ये खत्म हो रहे थे, तो इनको दोबारा जो है यहाँ पर बसाया जा रहा है। उसमें से शायद एक की डेथ हो गई, ऐसा न्यूज में था कुछ दिन पहले। Currently, Iran is the only country in the world to have living population of Asiatic cheetahs जो है वो ईरान में जो है वो अच्छी खासी पॉपुलेशन में है, ये बताते हैं। फिर एक है शून्य कैंपेन जो कि अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ, और ये किस लिए इसका एम जो है वो क्या है कि टू प्रमोट द यूज ऑफ ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स फॉर राइड हेलिंग एंड डिलीवरी सर्विसेज एंड मिनिमाइज एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय दीज सर्विसेज। तो कुछ जो सर्विसेज हैं, क्योंकि कुछ गाड़ियां जो लोगों ने खरीद ली हैं या मतलब जो उनके पास पहले से हैं या अभी रिसेंटली खरीदी हैं, वो तो अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे जो आने वाली जो भी डिमांड्स हैं, जैसे कि राइड हेलिंग है, जैसे कि उबर ओला, ये जो राइड्स के लिए हम टेम्परेरीली उनको हायर करते हैं वो, और जो डिलीवरी सर्विसेज हैं जो कि बहुत बूम पे हैं अभी, हर चीज़ की ऑनलाइन हम डिलीवरी मतलब ऑर्डर करते हैं और एक पर्सन आकर के वो हमको डिलीवर करके जाता है। तो वो जो व्हीकल्स यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे या फिर सीएनजी बेस्ड होंगे, जिसमें कि पोल्यूशन जो है वो बहुत बहुत कम हो। तो दिस कैंपेन हैज 130 इंडस्ट्री पार्टनर्स इंक्लूडिंग राइड हेलिंग, डिलीवरी एंड जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो कंपनीज हैं वो इन्होंने मिलकर के ये कैंपेन चलाया है। फिर है UNEP लॉन्चेस ग्रीन फिन्स हब। अब ये क्या चीज है भाई? ये फिन्स से पता चल रहा होगा कि मैरिन या ओशन से रिलेटेड या सी से रिलेटेड ये कोई हब है। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है ये UNEP, एंड यूके बेस्ड चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन है, इन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन फिन टू बूस्ट सस्टेनेबल मैराइन टूरिज्म। ठीक है, तो ये जो है ये जो कोस्टल एरिया है, सी एरिया, ओशन एरिया, इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए या प्रॉपर उसका ध्यान रखने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए, ये मैरिन टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये कुछ स्कीम्स इन्होंने लॉन्च की है। फिर न्यू टारगेट अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब हम कल कर लेते हैं क्योंकि अभी ये बचा हुआ है काफी और आपका टाइम भी हो रहा है। ये हम शॉर्ट में कर लेंगे कल, तो आज यहीं तक रखते हैं। ये मैम पिछले बार के नोट्स में इंक्लूड था ये कि आपने बनाया ये अलग आपने बनाया नया? नहीं मैंने किया है, लेकिन ये अलग पीडीएफ में नहीं था, तो सर ने दिया